नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों एग्जाम निकट है और आप, मैं जानता हूं, बड़े तत्परता से, बड़े मन से, पूरे ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लियोनटीफ विरोधाभास की। पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी हेक्सर-ओलिन मॉडल की। हेक्सर-ओलिन मॉडल ये बता रहा था कि अगर कोई कंट्री कैपिटल अबंडेंट है, पूंजी प्रचुर है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी, स्पेशलाइज करेगी और उसका एक्सपोर्ट करेगी। जैसे अमेरिका, मान लो कि एक पूंजी बहुल देश है, वहां लेबर के सापेक्ष जो पूंजी है वो प्रचुर है। प्रचुर का मतलब वो सस्ता है और लेबर की अपेक्षा वो कंपैरेटिवली टोटल जो है कैपिटल और लेबर का रेशियो आप देखेंगे ज्यादा होगा, मतलब वहां पूंजी बहुल देश है। तो ऐसे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेगा जो कैपिटल इंटेंसिव हो। लाइक एग्जांपल आईफोन है, अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो उसे एक्सपोर्ट करेगा। जबकि दूसरी कंट्री, अगर कोई लेबर इंटेंसिव कंट्री है जहां पे लेबर ज्यादा है, लेबर सस्ता है, तो वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी और एक्सपोर्ट करेगी। ये बात एक तरीके से डेविड रिकार्डो के कंपैरेटिव एडवांस थ्योरी को आगे बढ़ाता है और बताता है कि एक्चुअल में कंपैरेटिव कास्ट का कारण जो है फैक्टर अबंडेंसी है। जिस देश में फैक्टर ज्यादा होंगे उस देश का जो स्पेशलाइजेशन होगा वो प्रोडक्ट होगा जिसमें वो फैक्टर ज्यादा अबंडेंट है। दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको ये बात करने वाला हूं कि लियोनटीफ का इस संदर्भ में क्या रिसर्च रहा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो दिग्विजय इकोनॉमिका को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों लियोनटीफ पैराडॉक्स 1973 में सबसे पहले डब्ल्यू वेस्ली लियोनटीफ ने सबसे पहला इंपिरिकल स्टडी किया है हेक्सर-ओलिन मॉडल के ऊपर। मतलब सबसे पहला जो इंपिरिकल स्टडी हुआ है हेक्सर-ओलिन मॉडल के ऊपर वो 1973 में आप देखेंगे पब्लिश्ड है डब्ल्यू लियोनटीफ का, जिन्होंने एक प्रायोगिक परीक्षण किया, एक इंपिरिकल स्टडीज किया है हेक्सर-ओलिन मॉडल के ऊपर कि वो कितना ज्यादा सुटेबल है, कितना ज्यादा एप्लीकेबल है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 1947 के लिए जो डब्ल्यू वेस्ली लियोनटीफ थे उन्होंने एनालाइज किया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए कैपिटल और लेबर का। बहुत ध्यान से आप इस बात को समझने वाली बात है, यहां पे आप लोग चूक जाते हैं। देखिए जब मैं कह रहा हूं लियोनटीफ ने जो रिसर्च किया वो उन्होंने ये देखा कि यूएस जो एक्सपोर्ट कर रहा है और एक्चुअल में जो यूएस के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कैपिटल और लेबर किस रेशियो में लगा है। एक्चुअली में ये हो सकता था कि यूएस क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है या लेबर इंटेंसिव गुड्स को, और वो किस चीज का इंपोर्ट कर रहा है, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का या फिर लेबर इंटेंसिव गुड्स का। ये अगर वो प्रायोगिक परीक्षण करते तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आती। लेकिन यह भी बात उतनी ही सत्य है कि उन्होंने एक्सपोर्ट को देखा कि जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है यूएस जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में करता है वो कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव, और जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट है, मतलब जो यूएस दूसरे देशों के मंगाने की तुलना में अपने वहां खुद प्रोड्यूस करता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में, वो कैपिटल है या फिर लेबर इंटेंसिव। मतलब कहने का मतलब आप बिल्कुल क्लियर समझिए कि रियल इंपोर्ट को इसमें नहीं लिया गया। तो इसलिए कई बार देखिए एग्जाम में ये जरूर पूछ लेता है कि जो लियोनटीफ का जो अध्ययन है क्या वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। नहीं, वो यूएस के एक्सपोर्ट के ऊपर तो बेस्ड है, लेकिन वो यूएस के इंपोर्ट पे बेस्ड ना होके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। अब डब्ल्यू लियोनटीफ ये जानना चाहते थे कि अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, आप जानते हो यूएस एक कैपिटल अबंडेंस इकोनॉमी है, मतलब ऐसी इकोनॉमी है जहां कैपिटल प्रचुर मात्रा में है, लेबर स्केर्स है, कैपिटल सस्ता है। तो ऐसे में जो हेक्सर-ओलिन मॉडल है वो ये सुझाता है कि यूएस का जो एक्सपोर्ट होगा वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का होगा और यूएस का जो इंपोर्ट होगा वो लेबर इंटेंसिव का होगा। अगर यही बात 1947 में जो डेटा के आधार पे काम किया लियोनटीफ पे सही हो जाता तो माना जाता कि हेक्सर-ओलिन मॉडल का जो इंपिरिकल स्टडी है एकदम सक्सेसफुल रहा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यहां पे जो रिजल्ट आया लियोनटीफ का वो आप देख के आश्चर्य में पड़ेंगे कि यूएस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स वेयर अबाउट 30% मोर कैपिटल इंसेंटिव देन यूएस एक्सपोर्ट।
मतलब जो यूएस का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो 30% ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव था एक्सपोर्ट के तुलना में। या फिर इसको आप ये बोल सकते हो कि यूएस जो है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहा था और यूएस जो है वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का इंपोर्ट कर रहा था। और ये बात हेक्सर-ओलिन मॉडल के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि हेक्सर-ओलिन मॉडल ये बताता है कि एक कैपिटल अबंडेंट इकोनॉमी, एक पूंजी बहुल राष्ट्र हमेशा ही कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेगा और वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का इंपोर्ट करेगा। लेकिन यहां तो ये उल्टी बात हो गई। यहां पे ये कह रहे हैं कि जो उनका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जिसे आप इंपोर्ट मान सकते हो, वो 30% ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो गई। इसका मतलब जो यूएस का इंपोर्ट है वो कैपिटल इंटेंसिव है और जो यूएस का एक्सपोर्ट है वो सापेक्षिक रिलेटिव रूप से जो है लेबर इंटेंसिव है। और ये देखिए, यूएस ने श्रम गहन वस्तु का निर्यात किया और पूंजी बहुल वस्तु का आयात किया अकॉर्डिंग टू लियोनटिफ ने जो 1973 में स्टडी किया है और 1947 के डेटा पर आधारित है, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि यूएस की इकोनॉमी ने लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया है और ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का इंपोर्ट किया है। अब देखिए, यह निष्कर्ष हेक्सर-ओलिन मॉडल के जस्ट अपोजिट है, इसीलिए इसको लियोनटिफ पैराडॉक्स कहा जाता है। देखिए क्यों लियोनटिफ पैराडॉक्स है। अगर हेक्सर-ओलिन मॉडल में ये आप पढ़ चुके हो कि कैपिटल अबंडेंट इकोनॉमी कैपिटल गुड्स का एक्सपोर्ट करेगी, लेकिन यहां पे आप देख रहे हो कि जो इनके पास डेटा है उसमें जो अमेरिका है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का जो है इंपोर्ट कर रहा है। इसलिए यहां पे दोस्त हेक्सर-ओलिन मॉडल का जस्ट अपोजिट रहा निष्कर्ष, इसीलिए इसको आप लियोनटिफ पैराडॉक्स कहते हो। ये लियोनटिफ का विरोधाभास है। इस निष्कर्ष से लियोनटिफ ने हैरेड-डोमल मॉडल को असंगत नहीं ठहराया बल्कि इसके परिणाम को रेशनलाइज किया है। अब आप इससे ये कहोगे कि फिर जो इनका स्टडी है लियोनटिफ का, वो हेक्सर-ओलिन मॉडल को एक तरीके से बाइकआउट करता है और बताता है कि हेक्सर-ओलिन मॉडल जो है रेशनल नहीं है और ये रिलेवेंट नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हेक्सर-ओलिन मॉडल जो थ्योरम है उनका वो इररिलेवेंट है, बल्कि उन्होंने जो अपना निष्कर्ष दिया है उसी को रेशनलाइज करने का प्रयास किया है, उसी को विवेक सम्मत बनाने का प्रयास किया है। तो इन्होंने किस तरीके से अपने निष्कर्ष को रेशनलाइज किया, या फिर यूं कहिए कि ये किस प्रकार ये बात रखते हैं कि हेक्सर-ओलिन थ्योरम अब भी एप्लीकेबल है, रिलेवेंट है। इन्होंने कुछ आर्गुमेंट दिए हैं। देखिए, पहला आर्गुमेंट इनका क्या था कि यूएस लेबर फोर्स 3 टाइम इफिशिएंट देन अदर कंट्री। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। अभी आपने लियोनटिफ पैराडॉक्स में ये सीखा कि जो यूएस का जो एक्सपोर्ट था वो लेबर इंटेंसिव था, जो कि हेक्सर-ओलिन मॉडल के से अगर आप देखोगे तो इसे कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने कहा लियोनटिफ ने कि आपको यूएस की इकोनॉमी क्या लगती है, क्या ये यूएस की इकोनॉमी एक कैपिटल अबंडेंट इकोनॉमी है या फिर लेबर अबंडेंट इकोनॉमी है। दुनिया तो ये जानता है कि यूएस की इकोनॉमी एक कैपिटल अबंडेंट इकोनॉमी है। कैपिटल वहां पे बहुत ज्यादा है, कैपिटल सस्ता है, लेबर जो है महंगा है। इसीलिए तो आप देखते हैं अमेरिका की कंपनियां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाती हैं और सस्ता श्रम खोजती हैं। वो चाइना में जाके करेंगी प्रोडक्शन, वो इंडिया में आके प्रोडक्शन करेंगी, वो आके जाएंगी जो है आपके बांग्लादेश में प्रोडक्शन करने के लिए। वो ऐसे देशों का चुनाव करती हैं जहां पे श्रम सस्ता हो और पूंजी उनकी सस्ती है, तो उनकी जो पर यूनिट प्रोडक्शन कास्ट है वो घट जाए। लेकिन दोस्त, यहां पे लियोनटिफ ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि यूएस की इकोनॉमी लेबर इंटेंसिव है या फिर कैपिटल इंटेंसिव। हम लोग तो जानते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव है, बट उन्होंने एक बड़ा आर्गुमेंट ये रखा कि जो यूएस का लेबर फोर्स है ना वो 3 टाइम मोर इफिशिएंट देन अदर कंट्री। जो दूसरे देश के श्रमिक हैं और जो अमेरिका के श्रमिक हैं उनकी अगर आप इफिशियंसी देखिएगा तो बोलते हैं कि यूएस की जो लेबर इफिशियंसी है 3 टाइम्स मोर देन अदर कंट्री। दूसरे देशों से श्रमिकों की अपेक्षा वो 3 गुनी ज्यादा है। मतलब भारत के जितना 3 श्रमिक मिलकर काम करेगा उतना एक श्रमिक कर लेता है। इसका मतलब अगर आप 3 से गुणा कर लो, अमेरिका में जितना लेबर फोर्स है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो उसका एक्चुअल लेबर फोर्स आपको पता लगेगा। और इस आधार पे और कैपिटल लेबर रेशियो को अगर आप पता लगाएंगे तो इससे क्लियर होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका कैपिटल अबंडेंट इकोनॉमी न होके एक लेबर अबंडेंट इकोनॉमी है। मतलब वहां पे
आपको ये लगता है कि कैपिटल अबंडेंट इकोनॉमी है, लेकिन चूंकि उसकी श्रम की दक्षता बहुत ज़्यादा है, 3 गुनी ज़्यादा है, तो अगर 3 गुना आप करोगे ना तो आपको लगेगा कि यूएस कैपिटल अबंडेंट इकोनॉमी नहीं है, बल्कि यूएस एक लेबर अबंडेंट इकोनॉमी है। और इसलिए लेबर अबंडेंट है क्योंकि उसकी उत्पादकता, उसकी दक्षता, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, 3 गुनी ज़्यादा है अन्य राष्ट्रों की तुलना में। आप इस बात को समझते होंगे कि प्रोडक्शन में, चाहे गुड्स का प्रोडक्शन हो चाहे सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लेबर प्रोडक्टिविटी। और अगर आप मॉडल्स पढ़ेंगे ग्रोथ के मॉडल में, तो लास्टली आप जब आते हो सोलो के मॉडल में, एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी में, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट आप देखते हो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है प्रोडक्टिविटी। आप टेक्निकल प्रोग्रेस कितना कर लेते हो, लेबर प्रोडक्टिव आपके वहाँ कितना है, प्रोडक्टिविटी से बहुत कुछ अंतर पड़ता है आपके प्रोडक्शन में और आपके प्रोडक्शन के स्मूथनेस में। और इस आधार पे इन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि वैसे एक्चुअली आप देखोगे तो लेबर अबंडेंट इकोनॉमी है। और इसलिए जो हैक्सन-ओलिन मॉडल के कंक्लूजन है वो सही है। अमेरिका ने एक्सपोर्ट किया है लेबर इंटेंसिव गुड्स का, और एक्चुअली अमेरिका टेक्निकली आप देखोगे तो लेबर इंटेंसिव कंट्री है, लेबर अबंडेंट कंट्री है, न कि कैपिटल अबंडेंट कंट्री। दूसरा इन्होंने कहा कि 1947 इज द नॉट अ नॉर्मल ईयर। 1947 के डेटा के आधार पर इन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला था। अब देखो, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेटा आपने जिस ईयर का लिया है कि वो कितना नॉर्मल ईयर है। आप जानते हो 1947 का जो ईयर है वो पूरी तरीके से प्रभावित रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। तो आप ये बोल सकते हो कि जो 1947 का जो ईयर है, नॉट अ नॉर्मल ईयर, ये एक एबनॉर्मल ईयर है। इसलिए आपका जो कंक्लूजन है वो बहुत हद तक इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपने नॉर्मल ईयर को लिया या फिर एक ऐसे ईयर को लिया जो नॉर्मलिटी का जिसमें अभाव है, एबनॉर्मल है। एक चीज़ ये भी है कि जब आप एक्सपोर्ट देख रहे हो और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैपिटल और लेबर का रेशियो देख रहे हो, तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि अमेरिका ने टैरिफ कितना लगाया है। अमेरिका ने एक्सपोर्ट के ऊपर कितनी टैरिफ लगाई है, अमेरिका ने इंपोर्ट के ऊपर कितनी टैरिफ लगाई। दोस्तों देखिए, अभी एक प्रश्न आया था, आपने देखा होगा टैरिफ के ऊपर। टैरिफ जो है एक्चुअल में आप देखोगे ये एक्सपोर्ट पर भी लगता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और इंपोर्ट के ऊपर भी लगता है। जो टैरिफ है, प्रशुल्क है, ऐसा आप देखते हो कि नॉर्मली व्यवहार में आप इंपोर्ट टैरिफ पढ़ते हो, इंपोर्ट ड्यूटी पढ़ते हो। लेकिन अगर आप सैद्धांतिक तरीके से बात करोगे ना कि जो प्रशुल्क है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के ऊपर लगता है, निर्यातों के ऊपर भी लगता है, टेक्निकली सैद्धांतिक रूप से बात कर रहा हूं, और आयातों के ऊपर भी लगता है। लेकिन दोस्त, ये जो टैरिफ है ना, अगर आप प्रैक्टिकली में देखिएगा तो आजकल देश बहुत ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर लगाते हैं, ताकि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपके वहाँ इंपोर्ट हो रहा है वो महंगा हो जाए और आपके जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो प्रोटेक्ट हो जाए। एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ अब इसलिए नहीं लगाई जाती कि आपके एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में महंगे हो जाएंगे, वो उतने ज़्यादा कंपेटेबल नहीं होंगे, उतने ज़्यादा जो है कम्पिटेटिव नहीं होंगे, और उनकी पर यूनिट कास्ट जब बढ़ेगी तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिमांड कम हो जाएगी। इसलिए आजकल देश अमूमन एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, जिसे आप टैरिफ के रूप में देखते हो। तो टैरिफ लगाने से जो इंपोर्ट होंगे, देखिए यही प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, जो टैरिफ लगाने से जो आपके वहां इंपोर्ट होंगे ना गुड्स एंड सर्विसेज को महंगे हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप एक्सपोर्ट के ऊपर आप टैरिफ लगाते हो तो आपके एक्सपोर्ट भी महंगे हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि भारत ने अमेरिका के आईफोन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, तो अमेरिका का जो आईफोन है अगर 10% टैक्स लगा दिया तो 80,000 का आईफोन 88,000 का हो जाएगा, 88,000 का हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत हद तक जब आप ये डिसाइड करने चल रहे हो कि आपके इंपोर्ट जो है कैपिटल इंटेंसिव है या फिर लेबर इंटेंसिव है, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो प्रशुल्क की संरचना है वो क्या है। आपने एक्सपोर्ट पे कितना प्रशुल्क लगाया है, इंपोर्ट पे कितना लगाया है, क्या आपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी तो नहीं लगाई है। अगर आप इस चीज को अपने व्याख्या में शामिल करते हैं लियोनटिफ, तो शायद कुछ दूसरा रिजल्ट उनको मिल जाता है। इसलिए एक ये भी जो है उनके निष्कर्ष का, कंक्लूजन का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि टैरिफ स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखा जाता। अब देखिए यहां पे कैपिटल का मतलब क्या है। आपने बोल दिया कि यूएस इज ओके ना कैपिटल अबंडेंट इकोनॉमी, और आपने ये बता दिया कि जो अमेरिका है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पूंजी का मतलब क्या है? पूंजी, क्या
पूंजी का मतलब भौतिक पूंजी है, क्या फिजिकल कैपिटल है? क्या जब मैं पूंजी की बात करता हूं तो सिर्फ इसमें मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स को इंक्लूड करता हूं क्या? नहीं दोस्त, पूंजी का मतलब हमेशा फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल होता है। ह्यूमन कैपिटल ऐसी कैपिटल है, ऐसा लेबर फोर्स है जो टेक्निकली स्किल्ड हो। देखिए बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल एक ऐसी कैपिटल है जो टेक्निकली स्किल्ड है, मैनेजरियल रूप से स्किल्ड है, जो प्रूडेंट है, जो वर्किंग है, जिसमें इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, जो साइंटिफिक वर्क कर सकता है, जो रिसर्च कर सकता है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप कैपिटल की बात करोगे यूएस में और सिर्फ फिजिकल कैपिटल की बात करोगे तो ये जो है कैपिटल कम आएगी, बट जब उसमें आप ह्यूमन कैपिटल को जोड़ दोगे, ऐड ऑन कर दोगे, तो तुम्हारी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इस लिहाज से आपको देखना पड़ेगा कि कैपिटल को आप किस रूप में लेते हैं। तो कुल मिला जुला के जो कंक्लूजन रहा लियोनटिफ पैराडॉक्स का, लियोनटिफ को पैराडॉक्स इसलिए कहा गया क्योंकि हेक्सर-ओलिन मॉडल का इन्होंने एम्पिरिकल स्टडी किया। हेक्सर-ओलिन मॉडल जहां ये एस्टेब्लिश करता है कि ये कैपिटल अबेंडेंट कंट्री कैपिटल अबेंडेंट गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा और लेबर अबेंडेंट गुड्स का इंपोर्ट, लेकिन ये अपने कंक्लूजन में ये निकाल देते हैं कि यूएस एक कैपिटल अबेंडेंट इकोनॉमी होते हुए भी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया, और जो इसके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स रहे हैं जिसे आप इंपोर्ट मान सकते हैं, वो जो है कहीं ना कहीं 30% मोर देन, ये इसके अपेक्षा 30% ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव रहे एक्सपोर्ट के तुलना में। तो इस आधार पे इसको आप बोलते हो लियोनटिफ पैराडॉक्स। बट लियोनटिफ में जैसा कि मैंने खुद ही बताया कि इन्होंने बहुत कुछ अपने इस निष्कर्ष को नॉर्मलाइज किया है, रेशनलाइज किया है, और ये बताने का प्रयास किया है कि हेक्सर-ओलिन मॉडल इररिलेवेंट नहीं है, बल्कि हमारे जो निष्कर्ष हैं वो क्यों ऐसे आए हैं उसके प्रति उन्होंने कई कारण गिनाए हैं। तो जहां तक दोस्तों मैं समझ पा रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से लियोनटिफ पैराडॉक्स को समझ गए होंगे कि लियोनटिफ कहना क्या चाहते थे। अब थोड़ा सा मेरी भी बात सुन लीजिए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। आज मैं ऑफिस में बैठा था और सोच ये रहा था कि मैंने आईएएस के 2010 का इंटरव्यू दिया, 2009 का आईएएस का इंटरव्यू दिया, पीसीएस दिया, इंटरव्यू भी दिया, सेलेक्ट भी हुआ। अगर मुझसे कहा जाए कि आप से गलती क्या हो गई, आप अपने समय को बदल लीजिए, आप पीछे चले जाइए, तो मैं कहाँ जाऊँ, किस ईयर में पहुँच जाऊँ और अपनी गलतियों को सुधार लूँ। काफ़ी देर तक सोचता रहा और सोचते सोचते मुझे समय का जो है बड़ा समझ आया महत्व। सबसे बड़ा जो आपके लाइफ में एक स्टूडेंट के लाइफ में अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंस लगता है, दैट इज टाइम। वो टाइम है। टाइम से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। देखो 25 ईयर, 26 ईयर, 28 ईयर, 30 ईयर तक टाइम आपके हाथ में होता है। 15 साल, जब 16 साल, 18 साल, जब आप सिंसियर होते हैं, और तब से लेके 30 साल तक, 32 साल तक समय आपके हाथ में होता है। और इसलिए हाथ में होता है ना क्योंकि आपके छत्र छाया के रूप में आपके गार्जियन होते हैं, माँ बाप होते हैं, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, आपको मेंटली सपोर्ट करते हैं, आपको हमेशा हर मुश्किल से बचाते हैं। लेकिन ध्यान दो बेटा, ये जो समय है ना वो देखता है कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, आप किस तरीके से उसे यूज कर रहे हो। अगर आप समय का रिस्पेक्ट करोगे, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ों को सीखोगे, तो समय आपसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। आप टाइम से सो जाते हो, टाइम से जग जाते हो, आप अपने कैरियर के प्रति सचेत हो, दिन भर इनोवेटिव चीज़ों में लगे रहते हो, दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, लिखते रहते हो, अपने आप को वर्धित करते हो, संवर्धित करते हो, समय का रिस्पेक्ट करते हो। बस समय आपका बहुत रिस्पेक्ट करेगा। आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, पीसीएस ऑफिसर बनेंगे, डिग्री कॉलेज में जाएंगे, इंटर कॉलेज में जाएंगे, आराम से सोएंगे 8 बजे तक, कोई आपको जगाएगा नहीं, क्योंकि आपने समय का रिस्पेक्ट किया है ना। समय आपका बहुत रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन ध्यान रखो, मम्मी पापा के छत्र छाया में, अपने गार्जियन के छत्र छाया में अगर आपने समय का दुरुपयोग किया तो समय आपका गिन गिन के बदला लेगा, आपसे गिन गिन के बदला लेगा। आप रात में 2 बजे तक जगते हैं, सुबह 10 बजे तक सोते हैं, अपने कैरियर के प्रति सचेत नहीं हैं, दिन भर घूमते हैं, मूवी देखते हो, कैरियर पे ध्यान नहीं देते हो। बचे रहोगे तब तक जब तक छत्र छाया है गार्जियन का आपके ऊपर। लेकिन जिस दिन समय आपको अपने मुट्ठी में लेगा, 32 साल के होंगे, 34 के होंगे, 35 के होंगे, जिस दिन समय आपको अपने चंगुल में लेगा, छटपटा सकते हो, छुड़ा नहीं सकते हो। आपकी शादी हो जाएगी, 2 बच्चे हो जाएंगे, बच्चा कहेगा मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे मूवी देखने जाना है, वाइफ आपसे डिमांड करेगी, क्या करोगे? थक जाओगे, हार जाओगे, वो काम करोगे जो तुम नहीं चाहते हो। वो छोटा से छोटा काम तुमको करना पड़ेगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं है।
गिन गिन के बदला लेगा समय आपसे। और आप उस समय सिर्फ और सिर्फ यही सोचोगे कि गलती कहाँ से हुई। दोस्तों, अब भी समय है, यही समय है जब आप संभल जाइए। समय का रिस्पेक्ट करिए। समय आपके हाथ में है तो उसको बेवजह दुरुपयोग मत करिए, बहुत रिस्पेक्ट करिए। जितना रिस्पेक्ट करोगे ना, उससे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट तुमको देगा। और जितना उसका मिसयूज करोगे ना, वो तुम्हारा मिसयूज करेगा, गिन गिन के बदला लेगा। समय की मार बहुत बड़ी मार होती है दोस्तों। बस यही समय है जब अपने आप खुद अपने आप को इंस्पायर कर सकते हो, खुद जो है अपने क्षमताओं का यूज कर सकते हो। मैंने देखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरे बहुत से दोस्त रहे, और हम लोग सब लोग जो हमारे पीजी के स्टूडेंट थे, पूरा बैच है, ग्रुप है हम लोगों का, सब अच्छे अच्छी जगह पे हैं। जिनको हम लोग बोलते थे प्राइमरी टीचर भी नहीं बनेगा, वो पीसीएस ऑफिसर्स बने, क्योंकि उन्होंने समय का ध्यान रखा। पीजी करने के बाद पूरा क्षमता का यूज कर दिया, वो बहुत अच्छी जगह पे। जिसने समय का महत्व नहीं समझा, पीजी करने के बाद बैठा नहीं, जो समय का रिस्पेक्ट नहीं किया, अपने कैरियर के प्रति 10 घंटे का समय नहीं दिया, वो बहुत एडवर्स कंडीशन में है। तो चुनाव आपके हाथ में है कि समय का रिस्पेक्ट करना है या फिर दुरुपयोग करना है। अगर आप समय का रिस्पेक्ट करेंगे तो समय आपको आपसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, आपको पे ऑफ करेगा बहुत ज़्यादा, आपको रिटर्न्स बहुत देगा। लेकिन जब आप समय का दुरुपयोग करिएगा ना, तो समय आपसे गिन गिन के बदला लेगा, ऐसे आंसू रुला देगा जिसका आपने कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, वर्क हार्ड, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टाइम, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आप हमेशा अपने बड़ों का इज्जत करिए, सम्मान करिए। माँ बाप पृथ्वी पे ईश्वर का अवतार है, प्रत्येक दिन चरण स्पर्श करिए, प्रत्येक दिन उनका आशीर्वाद लीजिए, उनका आशीर्वाद कभी जाया नहीं जाता। तो दोस्तों, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, आइए कुछ अच्छा करें, आइए कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।